हेलो एवरीवन, मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल टीचर्स वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी की सीटेट की प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी और उसी क्रम में आज हम हिंदी पेडागोजी की क्लास को करते हैं और आज हमारी ये 3rd क्लास है। इससे पहले के लेक्चर जिन विद्यार्थियों ने ना देखे हों उन्हें ज़रूर देख लें। आपके हिंदी सेक्शन में जो 15 मार्क्स की या 15 क्वेश्चन का पेडागोजी होता है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको पूरी तरीके से वहाँ पे हेल्प मिलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और कमेंट्स भी करते रहें। ठीक है, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हम लोग बढ़ चुके हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणिक संरचनाओं को समझाने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे विद्यार्थियों को क्या समझाना है, व्याकरणिक संरचना के बारे में बताना है या यूँ समझें कि व्याकरण को पढ़ाना है। ठीक है, एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज़रूरी क्या हो जाता है, उसे कैसे पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरणिक अभ्यास करने के लिए देंगे। तो व्याकरणिक अभ्यास से क्या होगा कि कहीं ना कहीं व्याकरणिक अभ्यास जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रट्टा पद्धति को। रट्टा पद्धति की बात तो हमको करनी ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। लिखा हुआ है समृद्धि लिखित सामग्री प्रदान करें, समृद्धि लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने दें। तो ये हो गई वो वाली बात जिसमें विद्यार्थी स्वयं एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा और वो खुद से इन चीज़ों की खोज करेगा। हमें ख्याल किस बात का रखना है कि जो भी हम रिटन प्रोग्राम उसके साथ करेंगे वो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रेंथ हो उसके अंदर। मतलब जैसे कि कुछ अध्यापक क्या करते हैं या यूँ समझे कि कुछ लैंग्वेज टीचर जो होते हैं एक मेथड ग्रामर सिखाने का यह वाला अपनाते हैं कि जिसमें एक वो कॉम्प्रिहेंशन देते हैं बच्चों को और कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ग्रामर के सारे रूल्स मिल जाते हैं। बस बच्चों को क्या होता है, उससे सीखना होता है, समझाना होता है। ठीक है, और उसमें आसानी से बच्चों को समझ में आ जाता है ग्रामर की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये उसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। इससे बेहतरीन ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। आपको नीचे पढ़ें या ना पढ़ें अगले ऑप्शंस उसकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। सी ऑप्शन जैसे लिखा हुआ है कि प्रतियोगिता के अवसर दे या इनमें से कोई नहीं, इसका जवाब नहीं होना है ना। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। लिखा हुआ है कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तकनीक इस प्रकार की होनी चाहिए कि वह शिक्षार्थी की इस बात का आकलन कर सके कि हमें ये ध्यान रखना है, हम बच्चे के राइटिंग स्किल को असेस करने का काम करेंगे और उसके लिए सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी कौन सी होगी, जिसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है अच्छी लिखावट में उत्तर लिख सकता है। तो आप देख रहे हैं ना कहीं ये जवाब संकीर्ण हो रहा है, नैरो हो रहा है कि हम लिखावट पर फोकस करेंगे। सेकंड ऑप्शन आएंगे युक्ति संगत व्यवस्थित रूप से विचार अभिव्यक्त कर सके। बेस्ट ऑप्शन है जहां पर हम बच्चे के अंदर चलने वाले भाषा संबंधी विचारों को समझ पाएंगे, जानने का हमें अवसर मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट हियर। सी ऑप्शन आते हैं प्रश्नों को समझकर अपने उत्तर लिख सके। जी बिल्कुल नहीं, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। इन दिए गए विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प जो है वो है सेकंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। कक्षा में चर्चा के दौरान कक्षा 5 की एक विद्यार्थी भ्रष्टाचार के कारणों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस दौरान ना तो वह दूसरों के विचार से सहमति रखती है और ना ही उनके नज़रिए से विषय वस्तु को देखती है। पियाजे के अनुसार वह किस प्रकार के भाषण में शामिल है। देखिए, जब कोई बच्चा अपने विचारों से इतर किसी सामाजिक दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ हो या यूँ समझे कि दुनिया को, समाज को वो अपने ही नज़रिए से देख पा रहा हो,
तो ये ईगोसेंट्रिज्म की अवस्था कहलाती है। और उक्त लिखित प्रश्न जो है उसका उत्तर यहाँ पे बनेगा आत्मकेंद्रित भाषण, जिसके संबंध में पियाजे ने अपनी थ्योरी में समझाया था कि ईगोसेंट्रिज्म क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो जिन विद्यार्थियों को ईगोसेंट्रिज्म समझने में समस्या हो वो पियाजे वाली वीडियो में जाकर के थ्योरी का एक लेक्चर पढ़ा होगा वहाँ पे, तो वहाँ जाकर के आप उसको देखेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाषा रूपांतरण से क्या तात्पर्य है? ट्रांसलैंग्वेजिंग क्या चीज़ होती है? आजकल बहुत क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, तो भाषांतरण के बारे में हम लोग समझ लेते हैं क्या चीज़ है। देखिएगा, भाषांतरण क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण। जी नहीं, भाषा की कक्षा में अनेक भाषाओं का शिक्षण नहीं होगा, ये भाषांतरण नहीं कहलाएगा। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, लिखा हुआ है कक्षा में शिक्षा अधिगम और बोलने के लिए अनेक भाषाओं का इस्तेमाल करना। हाँ बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, जहाँ पर विद्यार्थी और शिक्षक अनेक भाषाओं को इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसे ही भाषांतरण कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। लिखा हुआ है कि विज्ञापन की यह पत्ती दिल मांगे मोर किसका उदाहरण है? तो मैं आपको बता दूं, जो विज्ञापन होते हैं वो उनकी संरचना या उनकी जो सेंटेंस की संरचना होती है कुछ इस तरीके से होती है कि एक तो ये कि वो अपनी विज्ञापन जो होता है ना वो अपनी विशेषता को स्वयं बता रहा होता है। विज्ञापन में पूरा थीम छिपा होता है और विज्ञापन कहीं ना कहीं आकर्षक होता है, उसमें 100% सच्चाई नहीं होती है। दिल मांगे मोर से क्या अर्थ है ना, तो वो कह सकते हो टैगलाइन जैसा होता है। सो इस व्यवस्था का नाम है शब्द संकेत परिवर्तन। मतलब हो जाता है जहाँ पर शब्दों और वाक्यों का वास्तविकता के फॉर्म में प्रयोग ना किया गया हो और वो उनमें जो चेंजमेंट लाई गई हो, उनमें जो संरचना में जोड़गांठ करी गई हो, वो इस तरीके की हो जो अपनी थीम के बारे में भी बता रहा हो और कहीं ना कहीं आकर्षक भी हो। ठीक है, इसे कहा जाता है शब्द संकेत परिवर्तन। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। बहुभाषिकता से क्या अर्थ है? तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी ये बात जान लें कि बहुभाषिकता क्या चीज़ होती है। मैं आपको बता दूं, बहुभाषिकता से संबंधित तमाम तरीके के क्वेश्चन आते हैं जहां पर आप ये ध्यान रखोगे कि बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में कक्षा में होती है, बाधक नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, हम इसका सपोर्ट करेंगे, इसको पोषित करेंगे, ना कि इसको हम नकारेंगे। बहुभाषिकता का होना कक्षा में अनिवार्य है। बहुभाषिकता होती क्या है? तो पहले सामान्यतः आप समझ लीजिए कि कक्षा में विविध क्षेत्रों से और संस्कृति से बच्चे आए होते हैं और सबके पास अपनी कोई ना कोई भाषा होती है। इस तरह से कक्षा जो होती है बहुभाषवाद के कॉन्सेप्ट पे चली जाती है, मतलब हर विद्यार्थी के पास अपनी एक क्षेत्रीय भाषा होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि शिक्षक को विद्यार्थियों की भाषा का सम्मान करना है और उनकी भाषा के माध्यम से ही उन्हें सिखाने का प्रयास करना है। ठीक है, उनकी भाषा को हम विद्यालयी भाषा से रिप्लेस करने का काम नहीं करेंगे। तो आते हैं, पढ़ते हैं ये क्या चीज़ होती है। तो कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना, विद्यालय में अनेक भाषाएं पढ़ाना, केवल मातृभाषा से के माध्यम से पढ़ाना। तो पहला ऑप्शन जैसा कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया है उसके हिसाब से ठीक है कि कक्षा में शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करेंगे, ये कहलाएगा आपका बहुभाषिकता। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। भाषा पढ़ाते समय विद्यार्थियों की प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त उपागम होना चाहिए? तो लैंग्वेज को जब हम पढ़ा रहे होंगे तो स्टूडेंट्स की जो पार्टिसिपेंट्स है उसको हम सबसे ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, उन्हें कैसे एक्टिव बना सकते हैं, तो वो होगा संप्रेषणात्मक उपागम। मतलब कम्युनिकेटिव सोर्स की बात कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर बच्चे भी प्रश्न कर सकें, ऐसी स्थिति की बात कर रहे हैं। तो बच्चा जो होगा इससे सक्रिय हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता? फिर से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश का निर्माण नहीं करता? मुद्रित का मतलब होता है प्रिंटेड। ओके, आते हैं फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। लिखा हुआ है कि दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना बढ़िया है, इससे भाषा परिवेश बनेगा, स्ट्रॉन्ग एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा। सेकंड ऑप्शन आते हैं कक्षा में पठन कोना सृजित करना। थर्ड आते हैं कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना। ABC तीनों ही बिल्कुल ठीक होंगे। कक्षा में खिलौनों का कोना बनाना, जी बिल्कुल, ये समृद्ध परिवेश के भाषा समृद्ध परिवेश के लिए उचित नहीं है, इसलिए ये विकल्प आपका इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बाकी के तीनों सही हो रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना क्या कहलाता है? ठीक है, सो नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि से संयोजित करना स्वनिम कहलाता है ना। स्वनिम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोनिम कहते हैं। और ये भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है या ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। ठीक है, फोनिम इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन तंत्रिका संबंधी विकार जो था, इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग अभी CDP में डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ेंगे हम लोग। तंत्रिका संबंधी विकार से हुई संज्ञानात्मक क्षति जिसमें शिक्षार्थी अक्षरों और शब्दों को पढ़ पाने और व्याख्या कर पाने में असमर्थ रहते हैं तथा एक समान आकृति व ध्वनि से भ्रमित हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? जिस तरीके का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है इसे कहा जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी या अधिगम विकलांगता, जहाँ पे बच्चे को पढ़ने में समस्या हो रही है और कारण क्या है? तंत्रिका संबंधी उसे विकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। बाकी के ऑप्शन पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जिस तरीके के ऑप्शंस यहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थी से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है, साथ ही वह आवश्यकता अनुसार उसकी मदद भी करती है। का अभ्यास कर रही है, किस चीज़ का अभ्यास कर रही है? तो वो गहन पाठन का अभ्यास कर रही है। ठीक है, गहन पाठन का अभ्यास कर रही है, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एक शिक्षिका छोटे बच्चों को नए शब्द सिखाने के लिए वास्तविक वस्तुओं का उपयोग करती है, क्योंकि देखिएगा एक अध्यापिका है जो बच्चों को रियल ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ने का काम कर रही है और लिखने में सिखाने में उसे मदद कर रही है। तो इस क्यों कर रही होगी, इससे क्या बेनिफिट्स होंगे, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है कि शब्द भंडार का शिक्षण केवल वास्तविक वस्तुओं से ही कर सकते हैं। चलिए अगले ऑप्शन पे आते हैं। बहुत ठीक ऑप्शन नहीं लग रहा आपका फर्स्ट। छोटे बच्चे अमूर्त चिंतन के योग्य नहीं होते, नहीं, ये तो बिल्कुल कहना गलत होगा कि योग्य ही नहीं होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उनके अंदर अमूर्त चिंतन बिल्कुल ज़ीरो इनिशियल लेवल पर होता है, तो कह सकते हो, बट योग्य नहीं होते, ये कहना ठीक नहीं है। सी ऑप्शन पे आते हैं। यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करेगा जो वे अपने वास्तविक जीवन में देखते हैं। ये बिल्कुल सेट आ रहा आपका ऑप्शन। देखेंगे इसको, समझेंगे। यह शिक्षार्थियों को शब्द और वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने में मदद करेगा और वास्तविक जीवन में उसे वो देख पाएंगे। तो ये बिल्कुल ही ठीक ऑप्शन लिखा हुआ है, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट से जोड़ने का सीधा अर्थ यही होता है कि दोनों के बीच के जो गैप्स होते हैं वो ख़त्म होते हैं। ठीक है, किन दोनों के बीच? रियल ऑब्जेक्ट और जो तथ्य समझाया जा रहा है ना। तो इससे क्या होता है कि उनके व्यवहारिक जीवन में वो सब चीज़ें देखने को उन्हें मिल जाया करती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सही है? होमवर्क के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बात आपको बतानी है। तो देखिएगा, लिखा हुआ है गृह कार्य अभिभावकों को सम्मिलित करने का सबसे तरीका है, मतलब गार्जियन बिजी रहे, उसको हम अपने में शामिल रखें। नहीं, गृह कार्य इसलिए नहीं दिया जाता, उसका ये उद्देश्य नहीं होता है।
सी ऑप्शन देखेंगे, शिक्षार्थियों को व्यस्त रखने का उद्देश्य, जी बिल्कुल भी नहीं। प्रत्येक शिक्षार्थी को रोज गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि उन्हें डेली काम दिया जाए। बी ऑप्शन पे आते हैं कि जो गृह कार्य होता है ना, वो पढ़ाई गई संकल्पना, जो क्लास में पढ़ाई जाती है, संकल्पनाओं का विस्तार तथा अभ्यास है। मतलब अगर हम कक्षा में जो कुछ भी पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड बच्चों को अगर हम होमवर्क देते हैं तो कक्षा में पढ़ाई गई विषय वस्तु के प्रति उनकी संकल्पना और अधिक मजबूत हो जाएगी, उस पर वो अभ्यास कर पाएंगे, जिसके कारण सीखा हुआ ज्ञान स्थायी हो सकेगा। बस इसी संकल्प में गृह कार्य दिया जाता है और गृह कार्य के संबंध में सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहा जाता है? तो स्कोरिंग मार्गदर्शिका जो लिखी हुई है उसका सही जवाब होगा रूब्रिक्स। रूब्रिक्स जो वर्ड है यह यूएस एजुकेशन साइकोलॉजी का एक टर्मिनोलॉजी है, एक वर्ड है, जिसका अर्थ होता है कि जब बच्चे को असेस करते हैं तो उन्हें ग्रेड्स दिए जाते हैं। जैसे आप सबको पता होगा कि जब आपने कभी वाइवा दिया होगा तो उसमें ए प्लस बी, ए बी सी, इस तरीके से ग्रेडिंग दी जाती है, ए प्लस, ए डबल प्लस, इस तरीके से अल्फ़ा बीटा गामा में जो भी कुछ है ना। तो जो बच्चों को असेस करने के दौरान जो ग्रेड्स करे जाते हैं उसी व्यवस्था का नाम है रूब्रिक्स, उसी का नाम है, ऊपर देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्कोरिंग मार्गदर्शिका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग। सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषी गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? फिर से सुनेंगे। सुनी और पढ़ी कहानियों के आधार पर बच्चों के साथ कौन सी भाषी गतिविधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो कहानी को शब्दशः दोहराना। ये भी एक रटने जैसे प्रोसेस को कहीं ना कहीं बिलोंग कर रही है, इसको भी हटा ही दीजिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कहानी के पात्रों के नाम बताना, ये भी बात वही आ गई कि ऊपर से सुना है पढ़ा है तो हम बता पाएंगे आसानी से। शीर्षक बताना, जी नहीं, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कहानी पर प्रश्न निर्माण करना, ये सबसे बेहतरीन है। इस पर बच्चे चिंतन करेंगे, अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर, विचार और तथ्यों के आधार पर प्रश्न बनाने का कौशल उनके अंदर विकसित होगा। सबसे बेहतरीन ऑप्शन है आपका डी। ओके, आज हमने 15 क्वेश्चंस एक हिंदी पेडागोजी के कंप्लीट कर लिए हैं और अपने क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे। और सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि बिल्कुल मन से यहाँ पे पढ़ें और हम आपको सीटेट एग्ज़ाम में पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। सिर्फ पढ़ने वाले विद्यार्थी ही यहाँ पर रुकेंगे और वो पढ़ पाएंगे, आपकी पढ़ाई में फुल सपोर्ट होगा। ये ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से संबंधित ही चीज़ें देखेंगे और जो कंटेंट होगा वो सीधे तौर पर आपके एग्ज़ाम को बेनिफिट पहुँचाने वाला है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर हम लोग वाइंड अप करेंगे। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सभी अपने प्रिय दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें जिससे वो भी सीख सकें।